हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने से पहले जो बेसिक चीजें होती थी, जैसे एक्टिविटी सीरीज और रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। उसमें हमने ये देखा था, वो वीडियो में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो बात की थी हमने, Zn प्लस CuSO4। अब ये CuSO4 जो है उसको मैं Cu2+ के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है, या CuSO4। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने आप हो जाएगा और हमें मिलेगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने आप होगी और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हमने ये भी देखा था कि Zn से ZnSO4 ये ऑक्सीडेशन स्टेप है और CuSO4 से Cu ये एक रिडक्शन स्टेप है, ठीक है। और ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर मैं शुरुआत करता हूं ZnSO4 के साथ, और इसमें अगर मैं Cu ऐड करता हूं, मतलब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं कॉपर रॉड ऐड करता हूं, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देख रखी थी। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पे ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, मतलब ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देख रखी थी। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। मान लो ये रिएक्शन मुझे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक बीकर ले लेना है, उसमें आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करना है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ब्लू कलर का पाउडर होता है। इसको आप बीकर में पानी लेके उसमें ऐड करके डिसॉल्व कर दो, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसमें आपको एक जिंक का रॉड जो कि ग्रेइश कलर जैसा होता है, वो आपको उसमें रख देना है। थोड़ी देर में आपको ये रिएक्शन होते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आपको एक बीकर ले लेना है, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम शायद ना पूछे, पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो तो आपको यही रिएक्शन डायग्रामेटिकली कैसे होते हैं वो समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको ऐड कर देना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है। ये भी आप याद रखना, CuSO4 जो है ये ब्लू कलर का होता है, याद रखना। अच्छा, इसमें आपको कॉपर का, जिंक का एक रॉड रख देना है, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, ये रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। अब जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का सॉलिड है, तो पानी जो है वो कलरलेस हो जाएगा। अगर आप जिंक सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करते हो, व्हाइट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जो घर पे किचन में जो नमक होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या पानी व्हाइट कलर का हो जाएगा? नहीं ना। तो सिमिलरली जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, उसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी व्हाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। और यहां पे ये जिंक सल्फेट बनेगा। अब ऐसा है कि कॉपर सल्फेट पूरा रिएक्ट नहीं हो जाएगा, पर कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी जो है वो कम होने लगेगी। मतलब यहां से हमको पता चलेगा कि ओके रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, जिंक जो है ये सॉलिड स्टेट में है और जिंक सल्फेट जो है ये एक्वियस स्टेट में है। बच्चों यहां से ना एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो सारे ऑब्जर्वेशन याद रखो। हम ये लिख सकते हैं कि ब्लू कलर ऑफ CuSO4 becomes लाइट, थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। जिंक रॉड डिसॉल्व्स, मतलब पूरा नहीं पर थोड़ा थोड़ा, मतलब या तो फिर ऑब्जर्व, एक एमसीक्यू में ये भी ऑप्शन हो सकता है कि मास ऑफ जिंक रॉड इज डिक्रीजिंग, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, या जिंक रॉड डिसॉल्व हो रहा है, ये भी हो सकता है। अच्छा, रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखो ZnSO4 बन रहा है, ये तो कलरलेस है। CuSO4 यूज हो रहा है, मतलब कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो फेड हो रहा है, जिंक डिसॉल्व हो रहा है।
प्रोडक्ट में ये बन रहा है, मतलब वही कलर जो है वो लाइट हो रहा है। अच्छा, कॉपर ये सॉलिड स्टेट में है और कॉपर का कलर ना ब्राउनिश कलर का होता है, कुछ बुक में पिंकिश ब्राउन ऐसा लिखा है। तो हम ये देखेंगे कि यहां से जो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर निकल के आ रहा है वो नीचे कुछ ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि ब्राउन कलर पीपीटी, ब्राउन पीपीटी बोल सकते हैं। किसका पीपीटी है? कॉपर का, इज ऑब्टेन। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है एग्जाम में आपको। हाँ, ये थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर आप थर्मोमीटर लगा दोगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये चीज टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट अगर एमसीक्यू में पूछे तो आपको आना चाहिए। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब ये रिएक्शन हो गया, पर ये रिएक्शन का कुछ यूज नहीं हुआ है, हमें ये रिएक्शन से कोई मतलब कोई फायदा नहीं हुआ है। पर अगर यही रिएक्शन थोड़ा अलग सेटअप में अगर हम करें तो इससे कुछ एडवांटेज लिया जा सकता है। ठीक है, मैं यही रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला रिएक्शन अगर मैं थोड़ा सा अलग, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं 10th स्टैंडर्ड जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन को ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। तो अगर यही रिएक्शन मैं एक अलग तरीके से, यहां पे मैंने एक ही बीकर लिया था, दो अलग बीकर लेके अगर मैं करूं, तो ये एक बीकर ले लिया, ये दूसरा बीकर ले लिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये रिएक्शन में सब्सटेंस कौन कौन से है? एक है कॉपर सल्फेट, एक है जिंक सल्फेट, ये दो सॉल्ट है। ठीक है, जिंक सल्फेट बन रहा है, पर ये वाले देखो, ये जब मैंने रिएक्शन किया था मैंने सिर्फ दो चीजें ली थी, कॉपर सल्फेट और जिंक, और ये अपने आप बना था। पर अब यही रिएक्शन में अलग तरीके से कर रहा हूं तो मुझे चारों चीजों पहले से लेनी पड़ेगी। ये चारों चीजें, दोनों रिएक्टेंट और दोनों प्रोडक्ट, दोनों पहले से लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले बीकर में मैं ले लूंगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहां मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहां पे है मेरा कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसमें मैं डाल दूंगा कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो लेटर से वो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये मैंने लगा दिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा, ये वाले सॉल्यूशन में मैं ऐड करूंगा जिंक सल्फेट। ठीक है, अब जिंक सल्फेट वैसे कलरलेस होगा, बट मेरे पास ग्रीन कलर का पेन है तो मैं उससे बता देता हूं। आपको याद रखना है कि जो ZnSO4 है ये व्हाइट मतलब कलरलेस होगा, ये ब्लू कलर का है तो मैंने ब्लू से दिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं जिंक का रॉड डाल दूंगा, तो ये हो गया मेरा जिंक का रॉड। ठीक है, अब जब तक मैं ये दो बीकर्स को, ये दो रॉड को कनेक्ट नहीं करूंगा, ये वाला रिएक्शन होगा नहीं। देखो, मैंने जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया है, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो यहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर अगर मैं ये दोनों ये रॉड जो है उसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे बाद में। ठीक है, इसको अगर मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं, जैसे ही मैं ये कनेक्शन करूंगा ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, Zn इज कन्वर्टेड इनटू ZnSO4। अच्छा, ZnSO4 में Zn जो है वो Zn2+ के फॉर्म में है। ठीक है, और CuSO4 में जो Cu है वो Cu2+ के फॉर्म में है। मतलब यहां पे Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और Cu2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे भी अब वही रिएक्शन होगा। Zn जो है, देखो जिंक का है, यहां पे तो कहीं पे भी जिंक नहीं है। ये है मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये रॉड को मैं इलेक्ट्रोड कहूंगा। ठीक है, याद रखो, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये जिंक। इलेक्ट्रोड मतलब रॉड है, कुछ नहीं है। ये रॉड को मैं टेक्निकल टर्म में ये केस में इलेक्ट्रोड कहूंगा। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूं तब। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, Zn टू Zn2+ यहां होगा। ये बीकर में Zn जो है ये Zn2+ में कन्वर्ट होगा। यहां पे क्या होगा, तो Cu2+ Cu में सेम रिएक्शन हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, तो Cu2+ Cu में कन्वर्ट होगा, तो Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आप ये भी याद रखो कि ये जो जिंक है ये सॉलिड स्टेट में है, ये जो Zn है ये एक्वियस स्टेट में है। एक्वियस मतलब पानी में डिसॉल्व किया हुआ। ठीक है,
ये Cu2 प्लस एक्वियस स्टेट में है और ये वाला Cu सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, फिर आप देखो यहां पे ये क्या हो रहा है, Zn जो है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इधर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ये वाले बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, ये वाले बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, और वही रिएक्शन हम यहां पे भी कर रहे हैं। फर्क इतना है कि ये एक ही बीकर में हो रहा है, यहां पे 2 अलग अलग बीकर में हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे जैसे मैंने कहा कि यहां पे ये रिएक्शन हुआ, हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं मिला। यहां पे क्या एडवांटेज होगा, तो देखो यहां क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। Zn कहां है, ये इलेक्ट्रोड, ये रहा Zn सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये और सॉल्यूशन में पहले से ZnSO4 है, इसमें है ZnSO4, मतलब Zn2 प्लस है और SO4 2 माइनस है। पर जब ये रिएक्शन होगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां से Zn2 प्लस ये सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब पहले से सॉल्यूशन में Zn2 प्लस है पर और Zn2 प्लस आ रहा है। मतलब कि अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछे कि यहां पे हो क्या रहा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये वाले कंपार्टमेंट में Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा Zn2 प्लस तो यहां आ गया सॉल्यूशन में, एक्वियस लिखा ना, मतलब वो सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन ये जो मैंने वायर कनेक्ट किया था ना, उसके थ्रू ये वायर में मूवमेंट करेगा, यहां से यहां जाएगा। यहां क्यों जाएगा, तो उसका आंसर यहां पे देखो, Cu2 प्लस, Cu2 प्लस कहां है, सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में है Cu2 प्लस, वो इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है जो कि सॉलिड स्टेट में। अच्छा, यहां Cu कहां है, ये रहा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, यहां है, पर रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे देखो क्या हो रहा था, सॉलिड में से एक्वियस, मतलब वो डिसॉल्व हो रहा था, ये रॉड जो है वो ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा था। यहां पे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां मूव करके, ठीक है, यहां तक पहुंचेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे तो Cu2 प्लस वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो यहां चिपक जाएंगे ये रॉड के ऊपर। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां पे ये जिंक का रॉड, ये जिंक था, जिंक का रॉड डिसॉल्व हो रहा था, तो यहां पे भी जिंक का रॉड डिसॉल्व हो रहा है। सेम रिएक्शन देखो, जिंक यहां पे डिसॉल्व हो रहा है तो यहां पे डिसॉल्व हो रहा है। फिर मैंने बताया कि यहां पे कॉपर का प्रेसिपिटेट बन रहा था, मतलब कॉपर सॉलिडिफाई हो रहा था। तो वही चीज, ये जो Cu2 प्लस आयन है वो सॉलिडिफाई होगा, पर वो नीचे जाने की वजह ये रॉड पे चिपक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल्स के अंदर फ्लो करेंगे, वो सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे कभी भी। इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वैलेंस ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं, तो वही कैप्चर कर लेगा, इलेक्ट्रॉन कभी सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, तो वो इधर जाएगा। इसलिए फिर वो यहां पे ये जो कॉपर का जो रॉड है इसकी साइज बढ़ने लगेगी, उसका मास बढ़ने लगेगा। तो जो कॉपर हमको यहां नीचे मिल रहा था वो यहीं पे रॉड पे ही डिपॉजिट हो रहा है, यहां पे मैंने कॉपर का रॉड नहीं लिया था। ठीक है, और जिंक रॉड यहां भी डिसॉल्व होगा, यहां भी डिसॉल्व होगा, कॉपर का कुछ प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहां पे पहले से लिया था, वही अमाउंट कॉपर का जो है यहां पे डिपॉजिट होगा। एडवांटेज क्या है ये चीज का, तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब करंट यहां फ्लो करेगा। और जब भी हमें किसी वायर में से करंट का फ्लो मिले, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई ये रिएक्शन में और वो फ्लो हो रही है। और अगर मैं एक छोटा सा बल्ब अगर यहां लगा दूं, तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, करंट यहां से यहां जा रहा है, इसकी वजह से ये बल्ब ग्लो होगा। मतलब कि स्टूडेंट यहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जो कि यहां नहीं हो रहा था। सेम रिएक्शन मैंने यहां पे किया, यहां हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं मिला, बस एक डेमोन्स्ट्रेट हो गया, बच्चों को दिखा दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, बात खत्म, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। पर हमें इसका कुछ एडवांटेज नहीं मिला। यहां पे यही रिएक्शन अगर ऐसे करते हैं तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हम देख सकते हैं, और उसकी वजह से हम ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई उसको हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है,
आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सेटअप है इसको हम कहते हैं सेल, इसको हम कहते हैं सेल। ये एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हम देख रहे हैं, पर ये ज्यादा देर तक ये चीज चलने वाली नहीं है। ये बल्ब थोड़ी देर तक जलेगा और फिर अपने आप बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। क्यों बंद हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये रिएक्टेंट हमारा कंप्लीट खत्म हो चुका है, यूज हो चुका है, इसलिए ये रिएक्शन बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट अभी भी है, रिएक्शन आगे भी हो सकता है, पर ये रिएक्शन आगे होगा नहीं, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे जब तक मेरा रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा, दो रिएक्टेंट है, दोनों में से जब तक एक कंप्लीटली खत्म नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन चलेगा, पर यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो जरा समझो। तो देखो हो क्या रहा है, पहले ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था। कैसे न्यूट्रल था? क्योंकि ये सॉल्यूशन में जितने Zn2+ थे उतने ही SO4 2- आयन थे, ठीक है। ये सॉल्यूशन में CuSO4 था, तो जितने Cu2+ थे उतने ही SO4 2- आयन्स थे इस सॉल्यूशन में। मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ सॉल्यूशन में गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, मतलब अब यह सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पहले न्यूट्रल था, जितने Zn2+ थे उतने ही SO4 2- थे। जिंक सॉल्यूशन में आया, तो मतलब स्टूडेंट्स एक एक चीज को ध्यान से समझो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल के लिए बेसिक समझना जरूरी नहीं है, पर एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना हो, चाहे वो आपके बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपके स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे जेडब्ल्यू या नीट का हो, मैं जो भी ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं आप नोट करते जाइए, काम लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सारी चीजें दे नहीं रखी है, पर जनरल केमिस्ट्री है तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो Zn2+ सॉल्यूशन में बन रहा है, जिस वजह से ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब होगा क्या? ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और यहां पे हो क्या रहा है? ये जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। अब आप सोचो, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव है और यहां से इलेक्ट्रॉन छूट रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या पॉजिटिव स्पीसीज इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है, क्या उसको जाने देगा? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट, आप जानते हो। तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली जाने नहीं देगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा। वही चीज ये बीकर में हो रही है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जितने Cu2+ थे उतने ही SO4 2- थे इस सॉल्यूशन में, मतलब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था। अब हुआ क्या? Cu2+ ये रॉड पे चिपकने लगा, और जब चिपक रहा है तब वो पॉजिटिव नहीं है, तब वो न्यूट्रल हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो सॉल्यूशन में से Cu2+ आयंस कम होने लगे और SO4 2- आयंस, हम ये नहीं बोलेंगे बढ़ने लगे, क्योंकि वो जितने हैं उतने ही है, पर अब हम ये बोल सकते हैं कि Cu2+ कम होने लगे, मतलब ऑटोमेटिकली इसका अमाउंट इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, मतलब ये सॉल्यूशन नेगेटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सॉल्यूशन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली आने नहीं देगा, वो तो रिपेल करेगा। यहां पे वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, और मान लो कुछ करके इलेक्ट्रॉन चले भी गए तो ये नेगेटिव सॉल्यूशन उसको रिपेल करेगा, तो वो आएंगे नहीं, मतलब कि ये रिएक्शन अपने आप रुक जाएगा थोड़ी देर में। रिएक्टेंट बचा है, रिएक्शन हो सकता है, पर ये जो सिचुएशन अराइज हुई उसकी वजह से ये रिएक्शन अपने आप रुक जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन चलता रहे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम यहां पे एक चीज ऐड कर देंगे, एक ग्लास का ट्यूब ऐड करेंगे इसके अंदर, कुछ ऐसा। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो, एक ग्लास का यू शेप, उल्टा यू शेप का ट्यूब इसमें ऐड कर देंगे। ये ग्लास का ट्यूब होगा, इसके अंदर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट फील करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट एक्वियस स्टेट में भी हो सकते हैं या जेल फॉर्म में भी हो सकता है। टेक्स्ट बुक में एक वर्ड है अगर अगर सॉल्यूशन करके, मतलब ये एक जेल टाइप का सब्सटेंस होता है जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। इससे होगा क्या वो मैं बता देता हूं, पर पहले इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सी यूज होने चाहिए बच्चों जरा नोट कर लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, पर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे।
दूसरा पार्टिसिपेट ना करे इन द सेंस कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके साथ वो रिएक्ट ना करे। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं? तो हम KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, K2SO4 ले सकते हैं। मतलब ये वाले सेटअप के लिए ये वाले जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें से कोई भी एक लेना है। ये इनर्ट है, इनर्ट मतलब कि रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर होगी। अब हो क्या रहा है, इसका यूज क्या है ये मैं बता देता हूं। हमने ये देखा कि रिएक्शन रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो पहले रिएक्शन चालू हुआ था, क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेंगे तो ये रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, तो ये KCl, KNO3 या K2SO4 कुछ भी लिया तो उसमें से जो नेगेटिव आयन है, फॉर एग्जांपल यहां Cl है, यहां NO3 माइनस है, यहां SO4 2 माइनस है, तो इसमें से कोई भी एक लेना है, ठीक है, तीनों नहीं लेना है। तो कोई नेगेटिव आयन यहां आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। देखो रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ वो आयंस आ रहे हैं। जैसे सल्फेट थे ना, पहले सल्फेट थे, तो वैसे ही अगर मैंने K2SO4 लिया तो और सल्फेट आ जाएगा। कितना सल्फेट आएगा? जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कि इसको न्यूट्रल करके रहेगा। सिमिलरली ये सॉल्यूशन नेगेटिव हो रहा था, तो नेगेटिव आयन यहां आया तो पॉजिटिव आयन यहां से यहां आएगा और इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने ऐड की यू शेप की, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब इसके बारे में ना टेक्स्ट बुक में वर्ड है सॉल्ट ब्रिज, ये चैप्टर के तीसरे पेज पे ये वर्ड आपको मिल जाएगा, सेकंड पेज पे यही डायग्राम है टेक्स्ट बुक के चैप्टर के, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? तो दो काम है, अब ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है पर इनडायरेक्टली ये चीज आ गई है। दो काम है सॉल्ट ब्रिज का। पहला काम, ये जो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, ये जो सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करना। क्यों न्यूट्रलाइज करना है? ताकि रिएक्शन चलता रहे। आप नोट कर सकते हो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, दो फंक्शन है। पहला काम है टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? ये इलेक्ट्रोलाइट वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी सॉल्ट को आप पानी में डिसॉल्व करो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या है? तो आप देखो, हमने देखा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट होगी, है ना। जब मैंने ये कनेक्ट नहीं किया था तो आप देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो हो रहे थे, पर फिर आगे क्या? सर्किट तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। तो सॉल्ट ब्रिज जो है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सो टू कंप्लीट द सर्किट, ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट आ गया, ठीक है। सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो करेगा। मान लो ये वायर काट दूं तो, है ना, तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गई। तो ये दो फंक्शन है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। तो इस तरह से यही रिएक्शन हमने ये तरह से किया जिससे करंट प्रोड्यूस हुआ। और ये जो सेटअप है इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? याद रखो, ये जो सेटअप है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ये चैप्टर, तो पहले पेज पे इंट्रोडक्शन है और दूसरे पेज पे ऊपर लिखा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब टाइप्स लिखा है मतलब अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रो सेल, केमिकल सेल हुआ, ठीक है। तो ये हो रहा है। अच्छा, अगर मान लो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का मोलारिटी, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं 1 मोलर ले लेता हूं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 मोलर ले लेता हूं, और अगर ये बल्ब की जगह अगर मान लो मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूं। अब स्टूडेंट ये वर्ड याद रखना, वोल्ट मीटर। टेक्स्ट बुक के, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर के 3rd पेज पे बीच में कहीं पे तीसरे या चौथे पैराग्राफ में कहीं पे वोल्ट मीटर वर्ड है, उसको अंडरलाइन करना क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे वोल्ट मीटर लगा देता हूं तो कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो हम इजीली मेजर कर पाएंगे। तो अगर स्टूडेंट यहां पे मैंने 1 मोलर लिया, यहां पे मैंने 1 मोलर लिया और रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रख लिया, तो यहां पे मुझे रीडिंग मिलेगा 1.1 वोल्ट। ये याद रखो स्टूडेंट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ले लूंगा, अगर मैं जिंक की जगह कुछ और मेटल ले लूंगा, कॉपर की जगह कुछ और मेटल ले लूंगा, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। ये वैल्यू कब आएगी? जब मैंने जिंक लिया है, कॉपर लिया है,
जिंक सल्फेट की मोलरिटी 1 मोलर लिया है, कॉपर सल्फेट की मोलरिटी 1 मोलर लिया है, तब जाके ये रीडिंग आएगा 1.1 वोल्ट। एमसीक्यू में भी ये पूछ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये हो रहा है वोल्ट मीटर 1.1 वोल्ट। अच्छा, अब मान लो कि इसी चीज में मैं एक बैटरी अटैच कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक बैटरी अटैच कर देता हूं। टेक्स्ट बुक के सेकंड पेज पे पहला डायग्राम ये है, फिर दूसरा डायग्राम जो है उसमें मैंने बैटरी अटैच की है, ऐसा कुछ दिखाया है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाया हुआ है उन्होंने, ये बैटरी अटैच कर दी। और मान लो शुरुआत में बैटरी मैंने ऑफ रखी है, एक्सटर्नल बैटरी जो है वो ऑफ रखी है, तो रिएक्शन जैसा हो रहा था वैसे ही होगा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करेगा, करंट। हाँ, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जा रहा है, मतलब जिंक से कॉपर की ओर जा रहा है, और करंट जो है वो कॉपर से जिंक की ओर आ रहा है। ठीक है, ये भी याद रख लो कि ये जो जिंक है, ये जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है इसको मैं कहूंगा एनोड, और ये जो कॉपर है उसको मैं कहूंगा कैथोड। लास्ट में ये वीडियो के एंड में मैं इस चीज को समराइज करूंगा, अभी बस ये चीज याद रखो, अभी समझने के लिए है, याद रखने वाली चीज लास्ट में समराइज करूंगा। हाँ, तो 1.1 वोल्ट मिल रहा है, बैटरी ऑफ है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, करंट यहां से यहां जा रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, और करंट जो है वो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव हो रहा है, पर आयंस यहां से यहां मूव हो रहे हैं। मतलब सर्किट कैसे कंप्लीट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड और आयंस कैथोडिक सॉल्यूशन से एनोडिक सॉल्यूशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। एग्जाम में पूछते हैं, ये चीज याद रखना बच्चे, नोट करते जाए, ये चीज टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी है पर बोर्ड में भी ये चीज पूछते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बैटरी है उसका वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। पहले 0 वोल्ट है, 0.1 वोल्ट, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9, 9 के बाद 0.10 नहीं, 1.0। ठीक है, 1.0 रिएक्शन अब भी वैसे ही चलेगा जैसा हमने देखा है, वैसे ही चलता रहेगा। 0.9, 1.0 बैटरी का वोल्टेज, जैसे ही 1.1 आएगा, ये रिएक्शन से 1.1 वोल्टेज मिलता था, हमने बैटरी से भी 1.1 वोल्टेज लगाया, ये रिएक्शन रुक जाएगा। ना करंट फ्लो होगा, ना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ना रिएक्शन होगा, ना कुछ नहीं, ये रिएक्शन रुक जाएगा। और जैसे ही मैं बैटरी का वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करूंगा 1.2, अब बच्चे सारी चीजें उल्टी होनी चालू हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो हो रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करेगा। जो करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा था, वो करंट इस साइड से इस साइड जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो करंट यही जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो उल्टा रिएक्शन होगा। कौन सा उल्टा रिएक्शन, भाई कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो कॉपर 2+ आयन यहां जा रहे थे, अब कॉपर यहां से यहां आ रहा है, सॉलिड में से डिसॉल्व होगा। ठीक है, यहां क्या हो रहा था, Zn जो सॉलिड है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, अब वो उल्टा होने लगेगा। Zn2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn में कन्वर्ट होगा, मतलब ये वाला रिएक्शन उल्टा। अब ये मेरा रिएक्टेंट, ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा रिएक्टेंट, ये मेरा प्रोडक्ट, उल्टा रिएक्शन होगा। मतलब कि बच्चों ये जो रिएक्शन नहीं हो रहा था ना, ये अब होने स्टार्ट कर देगा। मतलब प्रोडक्ट बनेगा CuSO4 प्लस Zn। आप देख सकते हो Cu2+ मतलब CuSO4 बना, और Zn ये रहा, Zn बना। जो रिएक्शन नहीं हो रहा था वो होना चालू हो गया। अब बच्चों ये जो सेल बना ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो मैंने बताया था टेक्स्ट बुक के सेकंड पेज पे हेडिंग है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों जरा ध्यान से सुनो, दो टाइप के सेल है। एक है गैल्वेनिक सेल, जिसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं, मैं फिर बाद में लिख के बताऊंगा, पर याद रखो दो टाइप के सेल है। एक है गैल्वेनिक सेल, एक ही नाम याद रखो, उसका वोल्टिक सेल दूसरा नाम है, पर हम गैल्वेनिक सेल लेके आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो हमने शुरुआत की थी जिसमें ये वाला रिएक्शन हो रहा था या ये वाला रिएक्शन हो रहा था, वो था गैल्वेनिक सेल। और जो रिएक्शन नहीं हो रहा है वो हमने करवाया। कैसे करवाया, तो बाय पासिंग करंट।
करंट पास किया तो वो जो रिएक्शन नहीं हो रहा था, उल्टा रिएक्शन होने लगा, वो हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। टेक्स्ट बुक के सेकंड पेज पे ये बहुत सारे 4 डायग्राम दिए हैं, उसमें साइड में कहीं पे लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो याद रखो दो टाइप के सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल, दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब उसमें होता क्या है, फर्क क्या हुआ, वो जरा हम नोट डाउन करेंगे। पर पहले अगर आप ये चीज नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिख सकते हो। एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां पे सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेसिक यहां से आ सकता है न्यूमेरिकल में। नोट कर लिया आपने, चलो। बच्चों अब ये वीडियो का समरी में बता रहा हूं आपको। ये जो पूरा पढ़ा उसका समरी, सेकंड पेज पे टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल दो टाइप के होंगे, पहला होगा गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब दोनों में फर्क क्या है वो समझो। तो देखो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जरा ध्यान दो इधर। पहले केस में हमने जब शुरुआत की तो इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल की बात की थी मैंने, बराबर। ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप है, तो उसमें ये वाला रिएक्शन हो रहा है। अब देखो ये वाला रिएक्शन अपने आप हो रहा है, ठीक है, और ये जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो मतलब गैल्वेनिक सेल में हो क्या रहा है, तो जो रिएक्शन है उसकी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन की जो भी एनर्जी होगी, जिसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, टेक्निकल टर्म्स में थर्मोडायनामिकली इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक के थर्ड पेज पे स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि गिब्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं, आप ये याद रखना, केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं या गिब्स फ्री एनर्जी बोल सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। अच्छा, और यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये रिएक्शन हो नहीं रहा था, उल्टा वाला रिएक्शन है ना। हमने जब एक्सटर्नल वोल्टेज, जो यहां पे जो वोल्टेज मिल रहा था उससे ज्यादा वोल्टेज जब अप्लाई किया तब ये रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर वो रिएक्शन हो रहा है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और बच्चों चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका डेफिनेशन ही यही है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाओ या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, ये जो चीज पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो डेफिनेशन है, चैप्टर के पहले ही पेज पे, पहले ही पैराग्राफ पे, पहले 4 लाइन में लिखी हुई है। ठीक है, तो आप जरा टेक्स्ट बुक ओपन करके, वीडियो पॉज करके टेक्स्ट बुक ओपन करके पहली 4 लाइन पढ़िए, तो उसमें यही लिखा है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। या तो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, उस रिएक्शन को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के वो रिएक्शन जब करवाया जाता है, यही चीज को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्टडी ऑफ दिस थिंग इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या यही चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। तो दोनों चीज अलग अलग डिवाइस में होता है। जहां पे ये होगा दैट इज गैल्वेनिक सेल, जहां पे ये चीज होगी दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन आ गया साथ में, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। अगर रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है, उसको ये चैप्टर में पढ़ने वाले नहीं है। आप जानते हो कि हर रिएक्शन रेडॉक्स हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डीकंपोजिशन रिएक्शन है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो बच्चों वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज, हाँ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पर डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, बाकी कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन रेडॉक्स हो सकते हैं। माय मिस्टेक, डबल डीकंपोजिशन रेडॉक्स नहीं हो सकते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन ही यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और यहां पे कौन सा रिएक्शन होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्टूडेंट्स याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन रेडॉक्स हो सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस है मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ये कहां से आया? तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो उसकी डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब डेल्टा जी इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो जरा समझो। मैंने देखा, मतलब आपको बताया कि दो बीकर है, रिएक्शन रखा है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटर्नल बैटरी लगाई है। एक्सटर्नल बैटरी में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा और एक वैल्यू से ऊपर जाएगी तब उल्टा रिएक्शन होने लगेगा, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पर स्टूडेंट्स ये चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने वाले हैं आगे जाके, आई थिंक टॉपिक नंबर 2.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉपिक नंबर 2.5 में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैप्टर में जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें सिर्फ एक ही बीकर रखा है। ये एग्जाम्पल में दो रखे थे, पर आगे जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे मतलब कैसा होगा पता है? एक बीकर है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा हम पढ़ने वाले हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोड डाल दिया है एक ही बीकर में, कोई एक सॉल्यूशन है और इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, ऐसा, ठीक है। ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक ही बीकर में होगा और यहां पे दो बीकर होने वाले हैं। और बैटरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोल्ट मीटर है या कुछ ऐसा डिवाइस जिससे वो जैसे बल्ब के ऐसा कुछ लगा दिया हो, और फिर ये सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा और दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। तो एग्जाम में अगर इसका डिफरेंस पूछे तो आप ये दो पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट ये होगा यहां पे दैट टू बीकर्स आर यूज्ड, और यहां पे वन बीकर इज यूज। अच्छा, ये जो बीकर है उसको हम सेल बोलेंगे, क्या कहेंगे? आगे जाके ये टेक्निकल टर्म आएगा, इसको मैं बोलूंगा सेल। मतलब यहां पे दो अलग अलग सेल है, उसको हाफ सेल कहेंगे। ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल, और ये पूरा एक सेल, और ये एक सेल, ठीक है। इसको हम सेल बोलेंगे, बाद में आएगा, ठीक है। जनरली यही रिएक्शन, यही चीज एक सेल में भी रख सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा। थर्ड पेज पे ऐसा लिखा होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड एक बीकर में भी ऐसे रख सकते हैं, ऐसा रिएक्शन हो सकता है, पर ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। हम जब भी गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो यही वाला सेल की बात करेंगे, जब भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो ऐसे वाले सेल की बात करेंगे, एक ही बीकर में, ठीक है। अच्छा, यहां पे दो बीकर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट थे, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहां पे जनरली ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो, ठीक है। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहां पे जिंक लिया था, यहां पे कॉपर लिया था, यहां पे ऐसा नहीं होगा, सेम इलेक्ट्रोड।
अलग भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट। ठीक है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये तो हो गया, और कई सारी चीजें टेक्स्ट बुक में दे भी नहीं रखी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एनोड और कैथोड। जो मैंने इलेक्ट्रोड की बात की थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना। अब जो मैं लिखने वाला हूं वो पॉइंट एग्जाम में पूछते हैं। यहां एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे होगा रिडक्शन। अब देखो, जो रिएक्शन मैंने किया था उसमें यहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पे रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, वही चीज यहां पे सेम रहेगी। यहां पे भी जो एनोड होगा उधर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड होगा उस पर रिडक्शन होगा, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलैरिटी है, ये हो गई सिमिलैरिटी, दोनों में सेम। पर डिफरेंस ये है कि यहां पे जो एनोड है वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहां पे जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज होगा। बच्चों ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनोड चाहे यहां हो कि यहां हो, ऑक्सीडेशन ही होगा। कैथोड चाहे यहां हो कि यहां हो, ऑक्सीडेशन ही होगा। पर यहां पे एनोड नेगेटिवली चार्ज और कैथोड पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव चार्ज और कैथोड नेगेटिवली चार्ज। मतलब कि अगर आप देखो तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। हाँ, अगर हम बात करें, ये जिंक था, जिंक को मैंने एनोड लिया था। ये कॉपर था, उसको मैंने कैथोड लिया था। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा था, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn gives Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा था रिडक्शन। एनोड नेगेटिवली चार्ज था, याद रखो। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज था और कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज था। अब यहां पे आप देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ेगा वो हो जाएगा कैथोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली टर्मिनल के साथ जो होगा वो हो जाएगा एनोड। अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहां कौन सा रिएक्शन हो रहा था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो दो अलग अलग बीकर में हो रहे थे ना। तो ये वाले केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ये वाले केस में रिडक्शन रिएक्शन होगा। रिएक्शन कौन से होंगे, सेल कौन सा होगा, वो 2.5 में पढ़ेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। आप कंफ्यूज ना हो तो हम चेक कर लेते हैं। 2.5 टॉपिक है, आप भी चाहो तो टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हो। यस, 2.5 पेज नंबर 51, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये चीज जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको इलेक्ट्रो के गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फर्क क्या है ये पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखनी है, ये वाली चीज। अच्छा, कुछ और चीजें याद रखनी है कि जब भी हम सेल बनाएं, मान लो ये दो सेल है। ठीक है, ये दो सेल है, तो जो लेफ्ट वाला सेल है उसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और जो राइट वाला सेल है उसमें रिडक्शन होना चाहिए। जरूरी नहीं ऐसा है, पर टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो लेफ्ट वाले सेल में ऑक्सीडेशन करना है, राइट वाले सेल में रिडक्शन करना है, ये याद रखना है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगा मतलब यहां पे ही एनोड लेना है, यहां रिडक्शन होगा तो यहां पे ही कैथोड लेना है। मैं ये वाले सेल की बात कर रहा हूं, इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर लेफ्ट राइट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब जहां जो लेना है ले लो। पर क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बीकर है, तो लेफ्ट वाले बीकर में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, राइट वाले बीकर में रिडक्शन होना चाहिए। यहाँ एनोड होगा, यहाँ कैथोड होगा। एनोड नेगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब ये चीज को याद रखने में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेफ्ट वाला कौन सा, राइट वाला कौन सा, एनोड कहाँ रखे। तो इसका एक ट्रिक बता के ये वीडियो को मैं ऑफ करता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कोई काम नहीं है, अभी 2.5 में पढ़ेंगे, तो इसको मैं जरा रब कर देता हूं।
जो एमसीक्यू में पूछा जाता है उसको याद रखने का एक तरीका है, 3 ट्रिक बता रहा हूं। एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा, पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा, लेफ्ट में कौन सा, राइट में कौन सा, वो जानने के लिए मैं 3 ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड कर लो, लेफ्ट राइट। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एल के आर, पहले एल आएगा, एबीसीडी आती है ना, तो पहले लेफ्ट लिखेंगे फिर राइट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ओ के आर, ऑक्सीडेशन आएगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं गैल्वेनिक सेल की, ठीक है। एनोड कैथोड, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ए के सी, तो एनोड और कैथोड। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एन पी, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, पी के एन, एन पहले आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्फाबेटिकली सब कुछ लेफ्ट में होगा एनोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और एनोड का चार्ज है नेगेटिव, या ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, एनोड का चार्ज नेगेटिव। राइट में होगा रिडक्शन, रिडक्शन कैथोड पे होगा और कैथोड का चार्ज है पॉजिटिव। ये ट्रिक नंबर 1। दूसरी ट्रिक, यही चीज याद रखने को, ये गैल्वेनिक सेल में सॉरी गैल्वेनिक सेल के लिए है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका कुछ काम नहीं है क्योंकि वहां पे एक ही बीकर है। ट्रिक 2, ये वर्ड याद रखो, लोन। आजकल लोन लेते हैं हम, कार के लिए लोन, सबके लिए लोन है ना, तो लोन, एल ओ ए एन, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सॉरी एल ओ ए एन, एल ओ ए एन, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और एनोड का चार्ज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ट्रिक नंबर 3 मैं यही बता देता हूं, देखो ऑक्सीडेशन और एनोड, ए और ओ दोनों वोवेल से शुरू होता है, और रिडक्शन और कैथोड, आर और सी दोनों कॉन्सोनेंट है। तो ऑक्सीडेशन और एनोड वोवेल और रिडक्शन और कैथोड का कॉन्सोनेंट। तो ये ट्रिक 3, बाकी पहली ट्रिक और दूसरी ट्रिक से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के, एक होता है गैल्वेनिक सेल जिसको हम वोल्टिक सेल भी कहेंगे, ये नाम भी याद रखो। मेजोरिटी केस में गैल्वेनिक वर्ड यूज होगा, गैल्वेनिक सेल, बाकी इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसका डिफरेंस मैंने लिखा दिया है, होप आपने नोट कर दिया होगा। अच्छा, गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल मैंने लिया था, जहां पे मैंने जिंक और कॉपर लिया था, वो पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल को हम कहेंगे डेनियल सेल। मतलब ये गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल हुआ। डेनियल सेल किसे कहेंगे, जिसमें मैंने 2 बीकर ले रखा है, जिंक में मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा है, कॉपर को मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा है, वो वाले सेल को मैं डेनियल सेल कहूंगा। अगर यहां पे मैं कोई भी चेंज कर देता हूं, जिंक की जगह मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया, कॉपर की जगह मैंने सिल्वर डाल दिया, कुछ भी चेंज करूंगा, तो उसको हम डेनियल सेल नहीं कहेंगे। मतलब डेनियल सेल जो है ये दूसरा टाइप नहीं है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। बेसिकली 2 ही टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम है वोल्टिक सेल, और उसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल, याद रखो ये एग्जाम्पल है। मतलब जब भी हम जिंक कॉपर सेल की बात करेंगे तो वो डेनियल सेल कहला जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, फटाफट से समरी कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, जो कि टेक्स्ट बुक के चैप्टर के पहले ही पेज पे दे रखी है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेल्स 2 टाइप के, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके डिफरेंस मैंने नोट कर दिए थे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पॉइंट नंबर 2.5 में देखेंगे, ठीक है। पर गैल्वेनिक सेल की बात करें, जिसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें 2 बीकर रहते हैं, दोनों बीकर को हम सेल्स कहेंगे, हाफ सेल। ये वाला यहां अगर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, राइट में रिडक्शन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। यहां जो इलेक्ट्रोड होगा उसको एनोड कहेंगे, यहां जो इलेक्ट्रोड होगा उसको कैथोड कहेंगे। ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज लिस्ट डाउन किया है हमने, ठीक है।
और डेनियल सेल उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये चीज फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज आधा कंप्लीट हुआ। इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, सेल पोटेंशियल की बात हो रही है, वो आप रीड मत करना, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।